हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 में एनसीईआरटी में जो मैथ्स है, मैथ में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रायिकता चैप्टर की। तो प्रायिकता, चलिए थोड़ा सा इसके बेसिक में जान लेते हैं। प्रायिकता होता क्या है? प्रोबेबिलिटी है इसकी इंग्लिश। प्रायिकता वहाँ पर लगती है जहाँ पर किसी भी चीज़ की निश्चितता नहीं होती, मतलब सर्टेनिटी नहीं होती, अनिश्चितता होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कोई कि मंडे के बाद क्या आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते शायद ट्यूसडे, वेडनेसडे। मतलब ये तो क्लियर है बिल्कुल कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, यानी सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। अगर ये कोई आपसे पूछे कि 1980 यानी 1980 के बाद क्या आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते शायद 1981, शायद 1982। तो मतलब प्रोबेबिलिटी हम वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर संभावना होती है, जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है किसी भी चीज़ की, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछे क्लास में कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, कितने नंबर आप ला सकते हैं, तो आप ये कहेंगे शायद 60%, शायद 80% या शायद 75%। तो कितने भी आ सकते हैं, यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ की, या जैसे कि कहें वर्षा हो सकती है तो मे भी हो सकती है, मतलब सर्टेनिटी नहीं, निश्चितता तो नहीं कि हो ही जाएगी, है ना। तो प्रायिकता वहाँ पर लगती है जहाँ पर किसी भी चीज़ की निश्चितता नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। तो चलिए प्रायिकता में कुछ बेसिकली बातें जान लेते हैं। क्या होता है कि प्रायिकता हम लोग तीन प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो परसेंटेज में, और दूसरी दशमलव में, और तीसरी भिन्न में। परसेंटेज में कैसे? जैसे कि 30% है तो 30% को हम लोग 30% में लिख देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। जैसे 30% चांस है कि वो मैच जीत जाएगा, है ना, और 30% चांस है कि उसके नंबर आ जाएंगे, या 30% में वो पास हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। और दशमलव में भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी। दशमलव में जैसे 0.3, 0.4, 0.5, तो ये दशमलव में भी हो सकता है। और अगर भिन्न में कहें तो भिन्न में भी बन सकता है, जैसे 3/10, 4/10, 5/10। तो ये प्रायिकता लिखने का तरीका होता है। प्रायिकता को हम लोग इस तरह से तीन तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वो परसेंटेज में हो, या दशमलव में हो, या तो फिर भिन्न में हो। और कुछ बातें हैं प्रायिकता के बारे में, जैसे कि प्रायिकता का मान जो है कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान जो होगा हमेशा जो है एक से कम ही आएगा, और 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, और निगेटिव मतलब 0 से कम तो माइनस ही होता है। तो प्रायिकता का मान 0 से कम कभी माइनस में नहीं हो सकता। और प्रायिकता का मान 0 हो जाएगा, 1 भी हो सकता है, मतलब 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। यानी प्रायिकता जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रायिकता की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सभी 0 और 1 के बीच में ही आती हैं। और जैसे कि किसी घटना के होने या ना होने की घटना है, मतलब किसी कोई इवेंट है वो हो जाता है और उसका अपोजिट नहीं हो, तो दोनों की जो योग होगा वो लगभग एक आएगा, एक के बराबर होता है। मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। और फॉर्मूले को इसको इस तरह से दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटने की प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी घटना ना घटने की प्रायिकता, और दोनों का सम यानी कि योगफल कितना होता है 1 होता है। और एक फार्मूला प्रायिकता के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट ईयर में, 10th में। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां, ये तो पढ़ा ही होगा, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, यानी अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ये तो हर जगह लगेगा, ये तो कॉमन फॉर्मूला है। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। और जैसे कि सेट समुच्चय में लगाते थे हम लोग फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वही ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इसमें भी काम आएगा। प्रायिकता में इसको हमने चेंज कर लिया, लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है बिल्कुल। और ये भी फॉर्मूला है पी ए बटे बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ये जो पी बी घटना है ये हो चुकी है, और पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं आप, किसी चीज़ में कॉमन ढूंढा जाता है, वो होता है इंटरसेक्शन।
और यूनियन जो होता है वो रिपीटेड अंक नहीं होते। जैसे कि एक ब्रैकेट में लिखा हो 1 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो 2 3, तो कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन भी निकालो और कहा जाए ए यूनियन भी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है। और कहा जाए ए यूनियन भी निकालो, तो यूनियन में हमें रिपीटेड अंक नहीं लिखने होते हैं, हम इसमें यूनियन में निकालेंगे 1 2 3, मतलब लिखना दोनों ब्रैकेट का है बट रिपीटेड अंक नहीं लिखना है। यानी जो यूनियन होगा वो 1 2 3 होगा और जो इंटरसेक्शन होगा वो केवल 2 होगा। मतलब इंटरसेक्शन में हमें दोनों में कॉमन छांटना है और यूनियन में सीधे सीधे लिख देना है। तो वही ये लिखा है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में हमें अलग अलग कॉमन देख लेना है, क्या कॉमन मिलेगा। और वही अगर उल्टा कर दें b बटे a, तो अब ऊपर में तो वही रहेगा, यानी न्यूमरेटर में अंश में तो वही रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में देखो ए आ गया तो यहाँ ए आ जाएगा। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है इसका कि पी ए बटे बी, यानी बटे में जो आएगा वो यहाँ पर भी आएगा। बटे में अगर बी लिखा है तो इधर भी बी लिखना है। पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी। इसी तरह से पी बी बटे ए कर दिया जाए तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में क्या आ जाएगा पी ए, क्योंकि बटे में ए था तो यहाँ भी ए। अब ए बटे बी की जगह क्वेश्चंस में आपको ई बटे एफ भी मिलेगा, तो जब ई बटे एफ हो जाएगा तो यहाँ भी जहाँ जहाँ ए है वहाँ ई हो जाएगा और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर एफ हो जाएगा, तो पी ई बटे एफ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं सवालों में, क्वेश्चंस में ये किस तरह से काम आएगा। तो देखते हैं 13.1 यानी एक्सरसाइज जो 13.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है यदि E और F दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE इज इक्वल टू 0.6 और PF इज इक्वल टू 0.3 और PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2, तो PE बटे F और PF बटे E का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ही आसान है, इसमें PE की वैल्यू दी है 0.6 और PF, इस P का मतलब प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता। PE बराबर 0.6 और PF बराबर 0.3 और इंटरसेक्शन दिया ही है 0.2 और PE बटे F निकालना है। तो देखो PE बटे F, E बटे F फॉर्मूला जैसे A बटे B का था वैसे E बटे F का हो जाएगा। अब E बटे F लिखा है तो PE इंटरसेक्शन F लिख देंगे, तो इंटरसेक्शन में F हो गया और बटे में F था तो बटे में भी क्या आ गया F आ गया। बस केवल वैल्यू पुट करना है। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है 0.2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 और बटे में क्या लिखा है 0.3, तो बटे में क्या आ जाएगा 0.3। पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो क्या आ जाएगा 2/3, यानी P इंटरसेक्शन F जो P E बटे F का आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/3। अगला क्वेश्चन P F बटे E, अब F बटे E कर दिया है तो ऊपर में तो वही रहेगा P E इंटरसेक्शन F, लेकिन बटे में क्या हो जाएगा P E हो जाएगा। अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यानी P E F का मान क्या दिया इंटरसेक्शन वाले का 0.2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.2 और बटे P E लिखा है तो P E का मान कितना दिया 0.6, तो बटे में क्या आ जाएगा 0.6। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 से 6 2 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 1/3। तो प्रायिकता कितनी आ गई इसकी P F बटे E की 1/3 और P E बटे F का मान कितना आया 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन लिखा है पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए। PB यदि PB बराबर दिया है 0.5 और PA इंटरसेक्शन B का मान दिया है 0.32, तो हमें PA बटे B का मान बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटे B का सूत्र क्या होगा, वही PA इंटरसेक्शन B। A बटे B है तो ऊपर इंटरसेक्शन होगा और बटे में B होगा, तो PA इंटरसेक्शन B बटे PB। अब देखो PA इंटरसेक्शन B का मान कितना दिया था 0.32, तो 0.32 रख दिया और बटे में जो PB का मान दिया था वो कितना था 0.5, तो यहाँ 0.5 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब ऊपर 2 अंक थे तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से ये 16 बार जाएगा और 2 से ये 25 बार जाएगा, तो 16/25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि PA बराबर 0.8 और PB बराबर 0.5 और PB बटे A बराबर 0.4 तो ज्ञात कीजिए PA इंटरसेक्शन B और PA बटे B और PA यूनियन B। PA इंटरसेक्शन B का मान बताना है। बताओ PA PB PB बटे A का मान दिया है तो PB बटे A बराबर सूत्र लगा सकते हैं हम लोग। तो PB बटे A बराबर सूत्र क्या लगाएंगे PA इंटरसेक्शन B और बटे PA। तो देखो यहाँ पर PB बटे A का मान कितना दिया है 0.4
तो 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे और पी ए का मान दिया है कितना 0.8, 0.8 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 8 चौक 32 दशमलव कितने अंक पर 2 अंक पर, तो 0.32। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 0.32। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दूसरा नंबर पूछा गया था। नेक्स्ट पी ए बटे बी, पी ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बटे बी लिखा है तो बटे में क्या आएगा बी और ऊपर तो वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना था 0.32, तो 0.32 अभी निकाला था बिल्कुल, तो 0.32 और बटे में क्या आएगा पी बी कितना है 0.5, तो बटे में क्या आएगा 0.5। पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया और यहाँ पर 32 में 2 अंक थे, नीचे 5 1 अंक था, तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। 2 से काट दो, ये 16 बार और ये 25 बार, खत्म। अगला क्वेश्चन इसी में यूनियन का मान निकालना है, तो पी ए यूनियन बी, देखो फार्मूला पी ए यूनियन बी का क्या होता है, ए पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का 0.8, पी बी का 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी का 0.32, बस रख दो। अब ये जोड़ लो, 8 5 13 हुए तो 1.30 और माइनस कितना करना 0.32, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.98, यानी 0.98 की प्रायिकता आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13। तो यहाँ पी ए बटे बी का मान दिया है 2/5 और जो 2 पी ए बराबर, ये जो 2 लिखा है ना इसका मतलब क्या है कि ये 2 जाएगा इधर, इधर का मतलब बराबर के उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 5/13, 13 कैसे गुणा में हो जाएगा तो 13 दूनी 26, यानी पी ए और पी बी का मान कितना है 5/26, 2 बार बराबर लगा है, इसका मतलब पी ए का मान भी 5/26 है और पी बी का मान भी क्या है 5/26, दोनों का मान 5/26 है। तो यूनियन निकालना है, देखो यूनियन निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर उसके बाद यूनियन वाला फार्मूला लगा देंगे। देखो पी ए बटे बी का सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे और पी ए बटे बी का कितना दिया था 2/5, तो कितना आया 2/5 और पी बी का मान कितना था 5/26, तो 5/26 रख देंगे, तिरछा गुणा कर दो तो 5/26 का सीधे यहाँ गुणा हो जाएगा 2/5 से, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 26 तो 13 आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। और आगे पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला लगा देंगे, पी ए यूनियन बी का क्या होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना है 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला था 1/13, रख दो तो यहाँ 26 एलसीएम आ गया, पूरे का 26 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या था 5 5 और 13 दूनी 26, 2 5 5 10, 10 से 2 घटाओ 8, तो 8 और 10 से 2 घटाओ 8 और बटे में कितना था 26, 2 से काट दो 4 बार और 2 से 1 काटो 13 बार, तो पी ए यूनियन बी का मान कितना आ गया 4/13 आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पी ए बराबर दिया है यदि पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर 7/11, तो ज्ञात क्या करना है पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी और दूसरे में निकालना है पी ए बटे बी और तीसरे में निकालना है पी बी बटे ए। तो इंटरसेक्शन निकालना है पहले, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पी ए यूनियन बी, यूनियन दिया है तो यूनियन वाला लगा दो सीधे, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो पी ए का मान कितना है 6/11, पी बी का मान कितना है 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 7/11, ये दिया गया था। पी ए यूनियन बी का मान कितना था 7/11, निकालना क्या था इंटरसेक्शन निकालना था, तो हाँ ये फॉर्मूला तो सीधे लिखा है, अब इंटरसेक्शन निकालना तो इसको कर देंगे इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी का था ना 7/11, तो ये 7/11 यहाँ रहेगा तो पक्षांतर करके ले जाएंगे तो बराबर में माइनस में ही हो जाएगा, तो 6/11 प्लस 5/11 लासा कितना हुआ इसका 11 तो 6 5 11 यानी 11/11 माइनस 7/11, लासा बराबर है तो 7 11 से 7 घटाओ कितने आएंगे 4, तो 4/11, तो 4/11 इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरे में नंबर में क्या निकालना है पी ए बटे बी, तो पी ए बटे बी क्या होगा, देखो पी ए बटे बी बराबर सूत्र क्या होगा दोनों का इंटरसेक्शन, बटे में जो लिखा है वही लिख देंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया था ये अभी निकाला है बिल्कुल 4/11 और पी बी का मान कितना दिया है, पी बी का मान 5/11, तो 5/11
और क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कहाँ, ऊपर नीचे यानी अंदर अंदर गुणा, बार बार गुणा। 4 का 11 से और 11 का 5 से, तो 11 से 11 कटा, कितना बचा 4/5। तो यही क्या हो गया पी ए बटे बी का मान। थर्ड नंबर पी बी बटे ए है, तो बी बटे ए में क्या करेंगे, ऊपर तो वही आएगा इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी, और बटे में क्या है ए, तो क्या आएगा पी ए आ जाएगा। और इंटरसेक्शन बी कितना निकाला था 4/11 रख देंगे, और पी ए का मान 6/11, तो कितना आ जाएगा 6/11। 6/11 सॉल्व कर लेंगे इसको, अंदर अंदर गुणा, बार बार गुणा। 4 का 11 से और 6 का 11 से, तो 11 से 11 कट, तो 2 से काट डिवाइड करो, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो कितना आएगा 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए कितना आएगा 2/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो सिक्का हो पासा हो, जितने बार उछाला जाए वही उसकी पावर होती है। यानी एक अगर सिक्का है, सिक्के के फलक कितने होते हैं, 2 फलक होते हैं, या तो हेड आएगा सिक्के में या तो टेल आएगा, और इधर हिंदी में कहते हैं या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो सिक्का जितनी बार उछाला जाता है वो 2 की पावर, यानी 2 जितने उसके फलक होते हैं उसकी पावर में हो जाता है। तो एक सिक्का है, इसके 2 फलक तो 2, और इसकी 3 बार उछाला जाता है, तो 2 की पावर कितना आ गया 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना आएगा 2 × 2 × 2, यानी 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8। तो ये इसके जो कुल प्रतिदर्श समष्टि आएंगे, कुल सम आएंगे जो भी आ सकते हैं, वो टोटल 8 आएंगे। अब वैसे देखें हम लोग हेड टेल करके, तो चित आएगा अगर तो हेड आएगा। अगर एक सिक्का आपको दिया जाए और कहा जाए उछालो, तो एक सिक्का अगर आप उछालते हैं तो एक सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा और या तो फिर टेल आएगा। अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 सिक्के उछालने पर आपने उछाला, एक साथ उछाल रहे हैं, तो मान लो कि दोनों पर हेड आ गया, दोनों पर हेड आ जाएगा। और मान लो कि दोनों पर टेल आ गया तो दोनों पर टेल आ जाएगा। और मान लो एक पर हेड आया पहले वाले पर, दूसरे पर टेल आ गया, और फिर उछाला तो पहले वाले पर टेल आ गया और दूसरे वाले पर हेड आ गया। तो कुल इतने संभव बन सकते हैं जब हम लोग कितने सिक्के उछालें 2। तो जब 2 सिक्के उछालेंगे तो मान लो पहले पर हेड आ गया, दूसरे दोनों बार उछालने पर टेल आ गया, और फिर तीसरी बार उछाला तो टेल हेड आ गया, और चौथी बार उछालने पर हेड टेल आ गया। तो ये इसके कुल प्रतिदर्श समष्टि होंगे जब सिक्का 2 बार उछाला जाए। लेकिन इसमें क्या है, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तीनों बार उछाला गया तो तीनों पर मान लो कि हेड आ गया, फिर 2 पर हेड आया, तीसरे पर टेल आया, तो फिर इसके बाद बीच वाले पर टेल आया, और पहले पर और आखिरी पर हेड आ गया। फिर पहले वाले पर टेल आ गया और बाद वाले दोनों पर हेड आ गया। और फिर से 5वीं बार उछाला तो तीनों पर टेल आ गया। फिर उसके बाद पहली बार दोनों पर टेल आया, फिर उसके बाद हेड आ गया, और फिर उसके बाद बीच वाले पर यानी जो दूसरा सिक्का है उस पर हेड आ गया, और पहले वाले पर आखिरी वाले पर टेल आ गया। और जो फिर उछाला गया लास्ट में तो पहले वाले पर हेड और लास्ट के दोनों पर टेल। इस तरह से जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल प्रतिदर्श समष्टि इसको बोलते हैं। यानी जितने भी टोटल संभव परिस्थितियां हो सकती हैं, अनुकूल परिस्थितियां जिसको, यानी टोटल कुल परिस्थितियां, अनुकूल नहीं, ये क्या है कुल परिस्थितियां, प्रतिदर्श समष्टि को कुल परिस्थितियां भी कहते हैं। तो जो कुल परिस्थितियां बनी वो कुल परिस्थितियां कितनी बनी, 8 टोटल परिस्थितियां बनी। तो ये अब सिक्का अगर यही होता, कहा जाता है कि सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, तो उसकी कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी आती 16। ऐसे ही अगर एक पासा है, पासे को 1 बार उछाला जाए तो कुल या तो 1 आएगा या 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल संभव परिस्थितियां कितनी होंगी 6 की घात 2। तो कुल जितने फलक होते हैं उसकी पावर में जो उछाला जाता है वही लिख देते हैं, जितनी बार उछाला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए ई बटे एफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक सब में ई बटे एफ निकालना है। तो ई बटे एफ कैसे निकलेगा, ई में दिया है कि तीसरी उछाल पर क्या है, हेड आए। चित का मतलब होता है हेड, तीसरी उछाल पर हेड आए। तीसरी उछाल पर हेड आ जाएगा तो देखो पहली उछाला तो तीसरे पहले भी हेड आ गया, दूसरे पर भी हेड आ गया, तीसरे पर भी हेड आ गया, तीनों पर हेड आ गया, तो ये तीसरी उछाल पर हेड आया। फिर क्या कहता है दूसरे नंबर में फिर से देखो क्या आएगा, पहले दोनों पर, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी हेड, मतलब 3 नंबर पर क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए, यानी कि हेड आना चाहिए। तो हेड आया तो इसमें TH इसमें भी क्या आया, हेड आया। और फिर लास्ट में भी क्या आया, हेड आया। फिर लास्ट में क्या आया, हेड आया। तो ये देख लो
4 कुल संभव स्थितियां बन सकती हैं तीसरी उछाल पर चित आने की। दूसरे नंबर पर कहता है यफ में कहता है कि पहली दोनों उछालों पर क्या है, हेड आए, यानी पहले जो दोनों सिक्के उछाले जाते हैं दोनों पर हेड आए, तो पहले दोनों पर हेड और दूसरे बार भी उछालने पर पहले दोनों पर हेड। तो तीसरे वाले पर क्या है, इससे मतलब नहीं है, पहले दोनों पर क्या है, हेड आए, ये जरूरी है। तो ये हो गया HHT और पहला वाला हो गया HH। अब देखो हमें E/F निकालना है, तो E/F निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PE/F बराबर E इंटरसेक्शन F और तो अब इसमें हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो देखो ई वाला जो आया है तीसरी उछाल पर चित, उसमें क्या है, HHH, THH, HTH और TTH, और जो एफ वाला है वो क्या है, HHH और HHT। तो इन दोनों में हमें देखना है कॉमन। तो ध्यान से देखो कॉमन दोनों में क्या है, HHH HHH, ये है कॉमन। तो ये कॉमन लिखने के लिए यहाँ क्या लिख लोगे, HHH, और प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो देखो क्या होगा, 1/8। एक कॉमन आया है और टोटल जो परिस्थितियां थी वो कितनी आई थी शुरुआत में, 8 आई थी, तो वही ये लिखा है 1/8। और क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी एफ कितना था, अनुकूल इसमें कितनी आई है, 2, और कुल कितनी होती है, 8 आई थी। तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, यानी कि 2/8, यानी सॉल्व करो कितना आएगा, 1/4। E/F निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, PE/F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे PF। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना होगा, 1/8 निकाल चुके हैं, और PF क्या होगा, 1/4, ये भी निकाल चुके हैं। दोनों को सॉल्व कर लो, अंदर अंदर गुणा, बार बार गुणा, क्या आएगा, 4/8। 4/8 को सॉल्व करो तो कितना आएगा, 1/2, यानी 1/2। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में देता कहता है कि न्यूनतम 2 चित। देखो न्यूनतम 2 चित कहे तो न्यूनतम 2 चित का मतलब है कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित होने ही चाहिए, और अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होना ही चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ये इस बात का मतलब है। तो न्यूनतम 2 चित हैं, तो न्यूनतम 2 चित हैं, देखो HHT लिखा जाएगा, 2 बार H आना चाहिए सब में, है ना, तो 2 बार H लिख लिया हमने, और तीसरी बार भी H आए उससे कोई मतलब नहीं, आ जाएगा। तो देखो अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो पहले निकाल ही चुके, तो निकालने की जरूरत क्या है, तो 4/8 आएगा, 1/2 आ गया। अब F में कहता है कि अधिकतम क्या है, एक बार चित आए, तो अधिकतम जब एक बार चित आएगा तो इसमें अधिकतम एक बार सब में क्या आना चाहिए, हेड आना ही चाहिए, और न्यूनतम क्या आ सकता है, T भी आ सकता है। जब न्यूनतम लिखा हो तो कम से कम वाली कंडीशन फॉलो की जाएगी, और जब अधिकतम लिखा हो तो उसमें मिनिमम 0 भी हो सकता है, जो भी कहा गया हो। चित कहा गया है तो मिनिमम 0 चित भी हो सकते हैं, है ना, तो उल्टा होता है, इसमें TTT लिखा जाएगा, HTT। अब बाकी जो आगे लिखे हैं ना सब में देखो H आ रहा है ना, टोटली हमने लिख के बता दिए थे, तो इसी से ये लिखे गए हैं। तो HTT, TST, TTH, HHT, HTH और THH, तो टोटल जो ये परिस्थितियां बनी ये कितनी है, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या निकालेंगे, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल कितनी आई 7, कुल कितनी होती है 8, तो कितना आएगा 7/8। और फॉर्मूला क्या लगा देंगे, E/F का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, तो क्या होता है सूत्र इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का PE इंटरसेक्शन F बटे PF। तो E इंटरसेक्शन F कितना आया है, 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी आई 7/8, तो 3/8 बटे 7/8, तो उसका अंदर अंदर गुणा कर दो, बार बार गुणा कर दो, 3 का 8 से, 3 का 7 से, 8 का 7 से, तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3/7। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में 3rd नंबर दिया है कि अधिकतम 2 बार पट आए और न्यूनतम 2 पट आए, अधिकतम 2 बार पट और न्यूनतम 2 बार पट। देखो अधिकतम 2 बार पट, 2 बार पट का मतलब क्या आना चाहिए, T आना चाहिए अधिकतम, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और अधिकतम 2 बार पट यानी 2 बार क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। देखो 2 बार अधिकतम टेल, 2 से ज्यादा बार टेल ना आए, मिनिमम 0 भी हो सकता है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। अधिकतम है, अधिकतम 2 बार ही आना चाहिए, 2 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए टेल। देखो 2 बार टेल, 2 बार टेल, 2 बार टेल, और कम से कम 1 बार भी टेल, या 0 बार भी टेल, एक को बिना है तो भी काम चल जाएगा। अधिकतम 2 का आ जाए तो मतलब 0 बार टेल आ सकता है, और 1 बार आ सकता है, और 2 बार आ सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं आ सकता है ना, तो ये लिखा जाएगा। F में देखो, F में कहता है न्यूनतम 2 बार पट, तो इसमें भी कम से कम 2 बार पट आना चाहिए, 2 बार
पट, 2 बार पट का मतलब 2 बार क्या आना चाहिए टी, और तीसरी बार भी अधिकतम आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार भी आ सकता है। न्यूनतम वाले में अधिकतम की कंडीशन और अधिकतम वाले में न्यूनतम और एटलीस्ट न्यूनतम 0 भी है, ये इसी में शामिल है। तो देखो क्या लिखा जाएगा, THH, HTT, HTH, HHT, TTH और TST, TTT। यही इसमें समझने वाली बात है, अन्यथा सवाल तो सरल होते हैं, बस समझना है इसमें केवल यही। अब देखो इसमें ये लिख लिए और क्या निकालना है, इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। ध्यान से दोनों में कॉमन छांटो और कॉमन छांटने पर क्या आएगा, ये 6 परिस्थितियां बनेंगी। तो इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला ई बटे एफ का। पी बटे एफ का क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, उसे सॉल्व करके लगा देंगे। तो पी ई बटे एफ का फॉर्मूला क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में अनुकूल कितनी आई थी, 6, टोटल कितनी होती है 8, तो 6 बटे 8। और पी एफ में कितनी आई थी, ये टोटल 3 और 4 7 आई थी, बटे में क्या आएगा 8, तो अनुकूल बटे कुल लिखा है 7 बटे 8। अनसॉल्व कर लो इसको, अंदर अंदर गुणा, बार बार गुणा, 6 का गुणा 8 से और इस 8 का गुणा 7 से, तो 8 से 8 कट गया तो क्या है 6 बटे 7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। अब 2 सिक्के हैं, देखो बताया था हमने भी, 2 सिक्के एक बार उछाले जाएं तो सिक्कों को उछालने पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक सिक्का उछाला जाए, लेकिन सिक्के उछाले जाएं 2, तो मान लो कि पहली बार दोनों पर क्या आ गया, हेड आ गया, और दूसरी बार दोनों पर टेल आ गया, तीसरी बार एक पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया, चौथी पर पहले पर टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ गया। तो टोटल परिस्थितियां कितनी बनी, 4 बनी। तो इसमें ई बटे एफ का ई मान निकालना है। तो पहले ई में कहता है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर पट का मतलब एक पर क्या है, टेल आए, तो एक पर टेल आएगा तो एच टी आएगा या तो टी एच आएगा, तो ये ई हो गया। एफ में क्या है, एक परिचित, तो एक परिचित मतलब एक पर हेड आना ही चाहिए, दूसरे पर कुछ भी आ सकता है, तो ये भी एच टी आएगा, टी एच आएगा। दोनों में इंटरसेक्शन देखो, दोनों ही कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, 2/4, और ये पी एफ भी क्या आएगा, 2/4। 2/4 ये कैसे लिख रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल कितनी है 2 और कुल कितनी होती हैं 4 आई थी, तो 2/4 बटे 2/4 कितना आएगा 1। अगला इसी में सेकंड नंबर दिया है, कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट प्रकट नहीं होता है मतलब कोई पट आएगा नहीं, तो कोई पट आएगा नहीं तो 3 तो इसे भी खत्म हो गई, टी या टी आ ही नहीं सकता, तो मतलब क्या आएगा, एच एच आएगा, तो एच एच आ गया। और कोई चित्त नहीं आ सकता, चित्त नहीं आ सकता मतलब एच नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, टी टी आएगा, तो दोनों पर टी टी आ गया। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं इंटरसेक्शन है, तो जब कुछ इंटरसेक्शन नहीं तो खाली को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई से लिखते हैं या तो केवल ब्रैकेट बना देते हैं, तो ये हो गया फाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये फॉर्मूला लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं, कॉमन मतलब 0, तो 0 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना था 1/4। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ किस में कितना आएगा, सेकंड नंबर में 0। अगला क्वेश्चन, अगला पासा वाला है। क्या कहता है क्वेश्चन कि दिया है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासा है उसको 3 बार उछालते हैं। देखो कोई भी पासा है अगर उसको 3 बार उछालेंगे, अगर एक पासा को एक बार उछाला जाए तो कितनी बनेगी परिस्थितियां 6। अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कितनी परिस्थितियां बनेगी 6 की घात 2। अगर 3 बार उछाला जाए तो परिस्थितियां कितनी बनेगी 6 की घात 3। 4 बार उछाला जाए तो 6 की घात 4, ऐसे चलती हैं। तो 6 की घात 3 कुल परिस्थितियां जो बनेंगी वो 6 की घात 3 यानी 216 परिस्थितियां बन सकती हैं। अब इसमें ई क्या कहता है, इसमें ई कहता है कि तीसरी उछाल पर क्या है 4 आए, यानी पासा जो है, पासे को जब हम उछाले तो तीसरी बार उछालने पर 4 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तो पहले दूसरे पर क्या है, इससे उसको मतलब नहीं है, इस मतलब इस बात से है केवल कि तीसरी बार 4 आना चाहिए, है ना। तो तीसरी बार 4 आएगा, तीसरी बार 4 आएगा। मान लो कि हमने सिक्का उछाला, पहला उछाला दोनों पर क्या आ गया 1 1, तीसरी पर 4 आ गया। फिर उछाला तो पहले पर 1, दूसरे पर 2 आ गया और तीसरे पर 4 आएगा। तीसरा बिल्कुल क्लियर है, तीसरे पर 4 आएगा। और फिर तीसरी बार उछाला तो दूसरे पर 3 आया, पहले पर 1 आया, फिर 4 आ गया, यानी 1 3 4। ऐसे ही क्या आएगा 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4।
आगे फिर से उछाला तो अगली बार उछालने पर पहली बार सिक्के पर 2 आ गया, फिर 1 आया, फिर तीसरी बार तो देखो 4 आएगा, 2 1 4, ऐसे 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4, ऐसे ही आगे देखो सीरियल से एक एक नंबर बढ़ा है ना, एक एक नंबर बढ़ा है तो सीरियल से एक एक नंबर बढ़ाते हुए चले जाओ आराम से। तो टोटल जो ये स्थितियां बनेंगी ये बनेंगी 36 स्थितियां बनेंगी। तो जो तीसरी उछाल पर 4 आएगा वो 36 बार आ सकता है। अब इसी तरह से एफ में कहा गया था कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 आए। पहली 2 उछालों पर क्लियर है 6 और 5 आए, तीसरी बार क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहली 2 उछालों पर 6 5 आए, तीसरी बार उछालो मान लो 1 आ गया, फिर दूसरी बार उछाला तो पहली दोनों पर 6 5 आया और तीसरे पासे पर 2 आ गया, फिर से उछाला पहली बार दोनों पर 6 और 5 आया और तीसरी बार पर क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। तो ये एफ निकाल लिया। अब दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन देखो दोनों में एक ही बनेगा 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4, ये कॉमन बनेगा। तो ये कॉमन हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ का क्या होता है, पी ई बटे एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ 1 बटे 216, क्योंकि ये इंटरसेक्शन एफ क्या था एक बार आया था और अनुकूल बटे कुल होता है, तो अनुकूल बटे कुल परिस्थितियां कितनी थी बताओ 216, तो 1 बटे 216। और पी एफ में कितनी परिस्थितियां आई थी, पी एफ में तो 6 परिस्थितियां बनी थी कुल, देखो ये है ना, तो 6 और बटे में क्या आएगा कुल कितनी थी 216, तो कुल परिस्थितियां 6 बटे 216 हो गया। सॉल्व कर लो, अंदर अंदर गुणा बार बार गुणा, 216 से 216 कट गया, क्या आ गया 1 बटे 6, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 बटे 6। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक परिवार का चित्र है और चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छा खड़े अपने मन से खड़े हैं। तो अगर माता को हम यम से लिखें, पिता को यफ से लिखें, मदर फादर और पुत्र को सन से लिख लें, तो ये तीनों लोग हैं, इन तीन लोगों को खड़े करना है एक लाइन से। तो एक लाइन से खड़े करेंगे तो देखो यम यफ यस मान लो, 3 चिन्ह मान लो इनको। तो क्या आएगा पहले सन, अब मदर फादर, है ना, तो यस यम यफ। ऐसे ही दूसरी बार क्या आएगा यफ को आगे कर दो तो यस यफ यम, तीसरी बार में यफ यस यम, चौथी बार में यफ यम यस, और पांचवी बार में यम यस यफ, और छठवीं बार में यम यफ यस। शब्दों को एक एक करके अक्षरों को आगे पीछे उठा करके क्रम से लिखो, तब लिख पाओगे सारी स्थितियां। देखो 3 लोग हैं, 3 लोगों को सीरियल से खड़े करना है एक लाइन में, तो कुल परिस्थितियां कितनी आएंगी 6 तरह से खड़े हो सकते हैं वो, है ना। पहली बार में 2 लोग आगे, देखो अगर माता पिता पुत्र 3 लोग हैं तो पहली बार में पुत्र को आगे कर दो और माता और पिता को बीच में कर दो, और फिर क्या करो पुत्र को दूसरी बार में आगे कर दो और बीच में पिताजी को उठा के पीछे कर दो, माता जी को बीच में कर दो। तो इस तरह से वो 2 बन जाएंगे, फिर माता जी को आगे कर दो और पीछे कर दो पुत्र को, और उसके पीछे कर दो पिता को, और फिर चौथी बार में क्या करो पिता को कर दो बीच में, पुत्र को कर दो पीछे, और फिर 5वीं बार में फादर को कर दो आगे, बीच में कर दो मदर को, फिर कर दो सन को। ऐसे अब लास्ट बार में क्या करना है फादर आगे रहेगा और सन को कर दो पीछे, मदर कर दो बीच में। तो ये 6 परिस्थितियां बन सकती हैं। ऐसे ही अब इसमें ई में क्या कहता है, ई में कहता है कि पुत्र एक सिरे पर है, पुत्र को एक सिरे पर रखना है। सिरे का मतलब या तो आगे से किनारे पर रहेगा या तो पीछे से किनारे पर रहेगा। तो आगे से दोनों बार किनारे पर यस यफ यम और यस यम यफ में बनेगा, और पीछे से दोनों बार किनारे पर क्या बनेगा यम यफ यस और एफ एम एस, है ना। तो ये दोनों बार बन सकता है। और यफ में कहता है कि पिता मध्य में है, तो पिताजी को मध्य में कर दो, तो आगे पुत्र कर दो पीछे मदर कर दो, और इसमें आगे मदर कर दो पीछे पुत्र कर दो, है ना। तो ये 2 परिस्थितियां बन जाएंगी। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन यही दोनों बन जाएंगे जो लिखे हैं। फार्मूला लगा दो पी ई इंटरसेक्शन एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे पी एफ। इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है 2 और बटे कुल कितनी थी 6, तो 2 बटे 6। पी एफ कितना है, तो इसमें देखो कितना आ जाएगा 2 बटे 6 और 2 बटे 6। अनुकूल परिस्थितियां कितनी थी 2, कुल परिस्थितियां कितनी थी 6, तो 2 बटे 6 और बटे में भी क्या आएगा 2 बटे 6। सॉल्व कर लो तो काटने पर सब कट जाएगा, तो कितना आएगा 1। तो पी ई बटे एफ कितना आ जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से आज की वीडियो में कुल 9 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ना। तो जल्द ही इसका दूसरा आएगा पार्ट 2। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो उस पार्ट 2 में पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। 13.1 चल रही है तो 13.1 पूरी अभी लग जाएगी, है ना। तो
स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।